चलिए बच्चों, तो आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 कॉम्प्लेक्सेस है और बोल रहा है द हाइब्रिडेशन स्टेट्स ऑफ द निकल एटम आर रिस्पेक्टिवली एटॉमिक नंबर ऑफ निकल ये दिया हुआ। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले NiCO4 का है, तो ये NiCO4 बेटा आप लोग को पता है कि मेटल कार्बोनिल में मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s2 3d8, ठीक है ना। मतलब इसके पहले इनर्ट गैस आएगा जो अभी आपने लिखा नहीं है, 4s2 3d8। अब यहाँ पर लाइगेंड्स क्या है, कार्बोनिल, और कार्बोनिल जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो आपको पता है, देखो सबसे पहले आप लोग ध्यान रख लेना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो क्वेश्चन करने का वे होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो क्वेश्चन करने का वे होगा क्या, VBT। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में CFT लगाएंगे, 6 नहीं होगा तो VBT लगाएंगे। ये मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, पर फिलहाल चलिए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब निकल वैकेंट और मेटल अवेलेबल कराएगा कितने, 4, जिसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड क्या कराएगा बेटा, यहाँ पे पेयरिंग कराएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 4s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्योंकि 0 तो कोई इलेक्ट्रॉन निकला तो नहीं है, तो जब स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड निकल को अप्रोच करेगा अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए, तो यहाँ पर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स, ये 4s के इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे यहाँ पे, कुछ ऐसा, ये चला जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ पे, लाइक ऐसा। मतलब जो 4s जो है वो क्या हो जाएगा, खाली। ये 4s जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका खाली, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना, अगेन मेटल कार्बोनिल में, ठीक है, मेटल का ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है, तो कार्बोनिल के प्रेजेंस में 4s के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं 3d में। जैसे 3d में चले गए, ये पूरा हो गया फिल्ड, अब खाली हो गया एक 4s, और आपको कितने वैकेंट चाहिए, 4। तो एक तो खाली हो ही गया, 3 और चाहिए, तो एक s यहाँ पे मिल गया और 3p हमको आगे से ले लेंगे, ठीक है ना। ये 4s और 4p से, तो एक s और 3p, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले NiCO4 का जो हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, मतलब 3 जगह sp3 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NiCN4 2- में। तो NiCN4 2- में अगेन बेटा NiCN4 ये हो जाएगा 2-, तो इसमें जो है निकल का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, +2 है। तो निकल किस में है, +2 में है। जब निकल +2 में है तो इलेक्ट्रॉन क्या 4s से निकल जाएंगे, 4s0 3d8, मतलब ये हो जाएगा 3d8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 3d8 हो गया। अगर इसको अगर भरे फिल करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब साइनाइड जो है ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है, जब स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है तो यहाँ पर ये क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। जब साइनाइड अप्रोच करेगा तो हमें पेयरिंग होगी, और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ से यहाँ, ये खाली हो गया। अच्छा, कितने खाली ऑर्बिटल अवेलेबल कराने, अगेन 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो एक यहाँ पे मिल गया, तो D से मिल गया आपको, एक D मिल गया, और बाकी 3 अगर देखेंगे तो एक S से देखेंगे और 2 P से, एक S और 2 P, मतलब ये चारों के चारों जो होंगे ये वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा और हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, DsP2। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है वो है DsP2, तो sp3 DsP2, sp3 DsP2 दोनों में सेम ऑप्शन था। और लास्ट देख लेते हैं कि NiCl4 2- का क्या होगा। तो NiCl4 अगर हम लोग देखें, NiCl4, तो NiCl4 2- जो है अगेन यहाँ पे निकल किस में हो जाएगा, +2 में हो जाएगा, और निकल +2 में कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे, 3d8 हो जाएगा। और जब 3d8 है, आपको पता ही है यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और 8। तो यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन जो है वो वीक लाइगेंड है, वीक लाइगेंड पेयरिंग नहीं कराता, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ से आपको वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। तो हमको आगे का रास्ता देखना पड़ेगा, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल हम आगे देखेंगे तो हमको मिलेगा एक S 3p और ये हो जाएगा sp3। मतलब NiCl4 का जो हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन विद एक्वस KOH गिव्स। बेटा क्या ट्राइक्लोरोमीथेन क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका CHCl और इसका हम क्या करा देंगे हाइड्रोलिसिस। चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ या आप लोग बेसिक करा दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अभी तो आपको बोला गया हाइड्रोलिसिस, तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा H2O, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH माइनस, H2O भी अटैक करेगा तो OH चिपकता है, फाइनली OH माइनस अटैक करेगा तो OH चिपकना ही है, ठीक है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं ना, अगर H3O प्लस आपको कभी पूछा न्यूक्लियोफाइल तो आप ध्यान रखेंगे इसमें H2O न्यूक्लियोफाइल होता है, NaOH में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे वीकर न्यूक्लियोफाइल है, ये ध्यान रखना है। ओवरऑल दोनों के दोनों क्या करेंगे, Cl को हटा के यहाँ पे जोड़ेंगे OH, तो अभी आप देखेंगे एक Cl हटेगा एक OH, दो Cl दूसरा Cl और तीसरा Cl, तीन हट के OH आ जाएंगे। सेम कार्बन पे तीन OH क्या है अनस्टेबल, इवन दो OH भी अनस्टेबल होते हैं तो तीन OH तो और भी अनस्टेबल होंगे, तो यहां से क्या निकल जाता है वाटर, यहां से एक जगह से H+ ले लो, दूसरी जगह से H- ले लो, ये HOH निकल जाएगा बेटा। जब H+ निकलेगा तो ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जब OH निकलेगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव है बेटा, यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना लेगा। फाइनली जब वाटर निकलेगा H2O तो ये बन जाएगा HC, ये तो OH था ही और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया है फॉर्मिक, ये बन गया है आपका फॉर्मिक एसिड, ये बन गया आपका फॉर्मिक एसिड, ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस में आते हैं, तो यहां पर जो आंसर जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन विद एक्वस KOH गिव्स फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बेटा देखो फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल में CHCl3 विद KOH है, तो बेटा ये रिएक्शन कौन सा आपको याद है, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म दे दिया और साथ में KOH है, ये है रीमन टीमन रिएक्शन, RT रिएक्शन, ठीक है ना, जिसमें CHCl3 विद KOH से आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो मिलता है क्या डाइक्लोरोकार्बिन, और जो अटैक करता है इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन देकर रखा था कि CCl2 ऑर्थो पोजीशन पे अटैक क्यों करता है, क्योंकि जो फिनॉल था, ये फिनॉल जो था वो KOH के साथ रिएक्ट करके सीधा बना लेगा फिनॉक्साइड आयन, क्या बना लेता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन में जो O- है ये प्लस M के साथ साथ क्या लगाएगा प्लस I भी लगाएगा, प्लस I क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो प्लस I लगाएगा, तो प्लस M लगाकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे इक्वली बढ़ा रहा है, लेकिन साथ में प्लस I लगाकर वो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो कम है, तो प्लस I लगाकर ऑर्थो पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहा है, मतलब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, लाइक ऐसा डबल बॉन्ड O और ये O-, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो मिलने वाला CHCl3 KOH से जो मिलने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा CCl2 वो अटैक करेगा बेसिकली इसी नेगेटिव चार्ज पे। आप लोग फिर से ये सोच रहे हो कि सर इसके पास तो लोन पेयर है, ये मतलब नेगेटिव चार्ज पे कैसे अटैक कर रहा है, बेटा ये लोन पेयर अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो डाइक्लोरोकार्बिन है ना उसमें कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, और ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s2 4p2 है, 4s2 4p2 है, लाइक ये ऐसा, यहाँ पे ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लोरीन CCl2 में क्लोरीन ने क्या कर लिया बेटा, बॉन्ड बनाने के बाद भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन पे 2 2 4 2 6, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो इसी नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, तो मतलब या तो इसको इस पे अटैक करा दो या इसको इस पे अटैक करा दो बेटा, तो फाइनली ये CCl2 इसमें जब अटैक करके जुड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा और बाद में फिर अपन क्या करते हैं बेटा, ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट कराते हैं तो फाइनली यहां पर H आ जाता है। मैकेनिज्म आपको पता है, ठीक है, मैं हालांकि थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन जरूर कर देता हूं। तो ये जो है यहां पर ये हो जाएगा आपका, जब ये अटैक करेगा लाइक ऐसा, तो ये हो जाएगा CCl2 माइनस ये डबल बॉन्ड O, और अब आप देखेंगे यहाँ पे एक H तो प्रेजेंट है ही, तो यहाँ पर ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना था, ये नॉन एरोमेटिक है पर ज्यादा समय तक ये नॉन एरोमेटिक रहना पसंद नहीं करेगा, ये एरोमेटिक होगा, तो अगेन यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये H+ निकलेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इसके ऊपर, और जैसे ये हुआ ये H+ चला जाएगा कहाँ पे बेटा, इस कार्बन पे, ठीक है ना। तो यहां से अब जो बन गया, ये बन गया आपका लाइक एरोमेटिक हो गया, ये हो गया O-, ये हो गया CHCl2, ठीक है ना। अब फाइनली अच्छा सर H+ यहाँ पे क्यों नहीं गया बेटा, अगर जाता भी ना तो जाने के बाद वो यहाँ पे जैसे ये इधर नेगेटिव चार्ज में H जाता भी ना तो जाके वापस से यहाँ पर आता,
क्योंकि अगर H यहां पर गया है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज के पास क्या रहेगा, पोटेशियम K+। और आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं वो मोर स्टेबल इनर्ट के साथ रहना पसंद करते हैं, तो जो K+ है वापस यहाँ पर चला जाता और H वापस यहाँ पे आता ही आता, तो मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया है, ये बन गया। फिर बाद में फिर क्या हो जाएगा, एक्वस KOH है ही, 2 Cl निकालेंगे, 2 OH लगाएंगे, 2 Cl निकल के क्या आ जाएगा बेटा, 2 OH, ठीक है। और अब ये O- जो है एसिडिक वाटर तो है ही, निकल रहा है वाटर अगर, तो यहाँ पे H तो फाइनली बाद में आ ही जाएगा, तो मैं पहले ही नोट कर देता हूँ, CH में 2 Cl हटा के 2 H चिपका दो, और एक सेम कार्बन पे 2 H क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और जब ये वाटर निकल जाएगा फाइनली बन जाएगा सैलिसिलिडिहाइड, ये OH और यहाँ पर CHO, ऑर्थोसैलिसिलिडिहाइड। तो फाइनली यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन गया X जो बन गया, ये बन गया आपका सैलिसिलिडिहाइड। लेकिन आपसे क्या पूछा है, देन जो X है उसमें 50% KOH दिया हुआ है, तो बेटा मुझे बताओ KOH में अगेन K+OH- है, ये OH- क्या करेगा, ये OH- क्या OH को निकाल पाएगा, नहीं, ये तो वैसे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इसी H+ को निकाल पाएगा। इस H+ को निकालने के बाद क्या ही करेगा, ये तो H+ निकालेगा, ये O- बनेगा, वापस से जो H+ को निकाला है ये वापस से खींचकर H+ को फिर से ले लेगा, मतलब कि KOH जो है इस OH का कुछ खास बिगाड़ नहीं, कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, CHO, तो बेसिकली ये CHO, मतलब ये अगर मैं OH छिपा दूं तो ये बेंजील्डिहाइड दिख रहा है, मतलब इसमें जो है अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। बेटा जब भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड दे और उसके साथ NaOH दे या KOH दे, आप सोच लेना या तो ये एल्डोल है या तो कैनिजारो है। एल्डोल कब होगा, जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो होगा। तो यहाँ पर OH हमने ये देख लिया कि OH कुछ से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो अब इससे देखो, तो इससे देखेंगे तो ये बेंजील्डिहाइड है और इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन होगा, और कैनिजारो रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक का कराते हैं ऑक्सीडेशन, दूसरे का कराते हैं रिडक्शन। तो फाइनली जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, बेटा अभी मिटा रहा हूं मैं, तो जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CHO जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COO- K+ में। देखो CHO ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब COOH में, और उस H को रिप्लेस कर देगा कौन, K+, तो ये COO- K+, और OH जैसा उसको वैसा रहने ही दो। तो एक बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे बार क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो जब CHO को अपन रिड्यूस करते हैं बेटा, CHO C+OH जब रिड्यूस करते हैं तो कैसे रिड्यूस होगा, यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक H ऊपर एक H नीचे, तो CH2OH बनता है। तो यहां पर आप लिख दो क्या, CH2OH। तो ये हो गया आपका आंसर। कौन सा आंसर यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड इज द करेक्ट आंसर, जिसमें OH रहेगा, रिटेन रहेगा, और एक हो जाएगा रिड्यूस, दूसरा हो जाएगा क्या, ऑक्सीडाइज। ठीक है, चलिए अगला है मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SFO CH4 एंड xenon F4R। शेप पूछ रहा है, ठीक है ना, R द सेम विथ 2 0 एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मुझे मतलब सब में क्या देखना है, लोन पेयर देखना है। तो SF4 बेटा, SF4 में सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, कितने फ्लोरीन हो गए, 4, 1 2 3 4, तो लोन पेयर कितने बच गए, 1, मतलब SF4 में 1 लोन पेयर है। CF4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और चारों के चारों क्या है, फ्लोरीन, मतलब यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं रहा, तो यहाँ पे लोन पेयर 0। xenon F4 बेटा, xenon में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, 2 2 4 2 6 2 8, कितने फ्लोरीन है, 4, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, बच गए 2 लोन पेयर, लाइक ऐसा। 102 किसमें है, 102 लोन पेयर, ये है आपका। तो अच्छा बेटा, अब यार शेप, मतलब मैंने तो इसको देखकर आंसर कर दिया, शेप जो है सबका अलग अलग ही होगा यार। इसका हाइब्रिडेशन है sp3d होगा, 4 यहां पर क्या हो गए, सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 4 सिग्मा एक लोन पेयर 5, मतलब sp3d। और sp3d में जो शेप जो होता है बेटा, वो क्या होता है, लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन में रखते हैं, ये हो जाता है पाई शेप या सी शॉ शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, CF4 में बेटा sp3 है, ये टेट्राहेड्रल है, दोनों का शेप अलग अलग हो गया। xenon F4 का शेप क्या हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो sp3d2 हो जाएगा। sp3d2 में लोन पेयर 2 लोन पेयर एक ऊपर एक नीचे, इसका स्क्वायर टेनर, तो शेप तो वैसे ही डिफरेंट है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना, कि आप जरूरी नहीं कि शेप को देखकर आप आंसर कर दे, आप देख पा रहे हैं कि लोन पेयर भी सब में अलग अलग है, आप सीधा लोन पेयर देख के सीधा आंसर कर दो, काम खत्म, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस हैव बेटा नो यूनिट, ये तो देखते साथ आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिमाग में होना चाहिए, ऑप्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भी। अगला सवाल, मैच द रिएक्शन ऑफ कॉलम फर्स्ट विद देयर नेम
कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो। चलिए देखते हैं बेटा इसमें क्या हो रहा है, हम देखते हैं कौन सा करेक्ट है ना। देखो यहाँ पर है ये समझ लो ये RBR है, इसमें NH3 है, तो ये RBR मतलब ये RX ले लेते हैं और इसमें NH3। तो बेटा आपको पता है ना ये न्यूक्लियोफाइल बनकर इसको अटैक करता है और अटैक करके ये बनाता है RNH2 और HX निकल जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है RNH2 प्लस HX। ट्रिकी हम क्या करते हैं बेटा, ट्रिकी आपको पता है NH3 को ब्रेक डाउन करते हैं H प्लस और NH2 माइनस में, और इसको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं हम लोग किसमें, ये R प्लस और X माइनस में, यस और नो। ये HX हम निकाल देते हैं, NH2 अटैक करते हैं, RNH2 बनता है। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेटा क्या हो गया, ऑप्शन ए गलत। नेक्स्ट है एल्डिहाइड में सोडियम बाइसल्फाइड। बेटा ये तो एल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH और Na प्लस और HSO3 माइनस है। बेटा ये आपको याद है ये रिएक्शन, ये प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए अपन यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे ये हो जाता है माइनस और ये प्लस, ये इसको यहाँ टकरा दो, इसको यहाँ टकरा दो, बाद में क्या हो जाता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो एक सॉल्ट बनता है। जैसे और तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। देन बेंजीन के साथ दिया हुआ CH3Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा CH3Cl ये क्या करता है, देखो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अगर मैं बेंजीन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा हूं तो CH3Cl के साथ क्या होना चाहिए, AlCl3। और ये रिएक्शन कौन से, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिडेल-क्राफ्ट क्या एल्काइलेशन, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मतलब सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेंजीन में CH3Cl के साथ जब AlCl3 देते हैं बेटा, इलेक्ट्रो यहाँ से Cl निकालेगा, इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CH3 प्लस और ये ESR शो करता है, मतलब C यहाँ पर दिया हुआ है एडिशन, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। और ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है DCH2 डबल बॉन्ड CH3 के साथ में HBr है। तो बेटा यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, अच्छा आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए है ना, मैं ऑप्शन नहीं देख रहा था। यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगा वो D का होगा 3, D का 3 किधर है, तो D का 3 ये हो गया है ना, और यहाँ पर भी था। देन C का जो होता वो ESR होता, ESR मतलब C का 2 किधर है, यस C का 2, तो D का 3 C का 2। और B में होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब B का 1 सही है। और A का जो हो जाएगा बच गया क्या, A में क्या होता है NSR, A का 4, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो कई बार क्या होता है हम इतना ही देख लेते हैं, आगे देखते नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। The strongest acid among the following aromatic compound, बेटा एसिडिक नेचर पूछ रहा है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, ये OH और ये NO2, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है पैराक्लोरोफिनॉल, मतलब पैरा पे क्लोरीन है, ये हो गया पैरा पे क्लोरीन है, ये है फिनॉल। फिर है सी पे पैरानाइट्रोफिनॉल, तो पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो बेटा मैं आपको बताऊं, अपना ऐसे ही देखकर आंसर कर सकते थे, ठीक है, मतलब सीधा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में वैसे होना चाहिए था ऑर्थो को, पर पैरा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी आप देखेंगे मेटा तो वैसे भी कम होता था। पैराक्लोरो में पैरा पे क्लोरीन -I कितना ही लगा पाएगा, मतलब ऑप्शन देख के समझ में आ रहा आंसर ये है, एक्सप्लेनेशन करने में टाइम लग रहा है। मतलब इस क्वेश्चन जो है विद इन अ सेकंड आपसे होने चाहिए, इतना आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। पैरा क्लोरो के बाद पैरा नाइट्रो हो गया और साथ में मेटा, तो मेटा नाइट्रो क्या होता है बेटा, ये मेटा नाइट्रो। चलिए एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं फटाफट। देखो हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक नेचर में H+ फायर करते हैं। ये H+ फायर करने के बाद हम लोग बना देंगे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये H+ फायर नेगेटिव चार्ज, H+ फायर करेंगे नेगेटिव चार्ज। अब देखना इसी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। तो मुझे बताओ बेटा सबके सब क्या लगा रहे हैं, ये ऑर्थो पे है तो -M लगा रहा होगा, साथ में माइनस है, डिसाइडिंग क्या -M। ये क्लोरीन है बेटा, तो क्लोरीन -I और +M दोनों लगाते हैं, पर हेलोजन के केस में -I की स्ट्रेंथ क्या होती है ज्यादा, तो उसको मैंने मार्क कर दिया। पैरा पे नाइट्रो है तो -M भी लगाएगा, -I भी लगाएगा, और मेटा पे नाइट्रो है तो ये ओनली -I लगाएगा, -I ओनली। तो चलिए नेगेटिव की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, नेगेटिव, तो सबके सब ऐसे नेगेटिव लगा रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा
एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा क्योंकि उतनी आसानी से H+ क्या करेगा, फायर करेगा। तो बेटा ये दो जगह -m लग रहे हैं, मतलब इन दोनों का जो एसिडिक नेचर है इन दोनों से तो ज्यादा है, सबसे पहली बात, क्योंकि दोनों में -m लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन से हटा दो। अब ऑर्थो और पैरा में अगर मैं नॉर्मल सोचूं, -m तो दोनों में सेम है क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, तो -m दोनों में सेम है, तो -m से आंसर नहीं आएगा। अब आंसर देखेंगे -i से, तो बेटा डिस्टेंस कम है तो -i इसमें ज्यादा होना चाहिए, तो जब -i इसमें ज्यादा है तो ऑर्थो का एसिडिक नेचर पैरा से ज्यादा होना चाहिए था, पर होता नहीं है। क्यों नहीं है? पैरा का ज्यादा होता है क्योंकि ऑर्थो में ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होता है इंट्रा OH है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये वाला H इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है बेटा, जुड़ा रहता है, ठीक है ना, कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, ये ऐसा, ठीक है ना, ये वाला H इसके साथ कनेक्टेड होता है। तो ये पैरा से थोड़ी देर बाद, मतलब पैरा का H+ पहले निकल जाता है, उसके बाद ये H+ निकलता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है थोड़ा लेट रिलीज होगा, तो दैट्स व्हाई ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसका एसिडिक नेचर पैरा नाइट्रोफिनॉल से क्या हो जाता है, कम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। Aniline in a set of reactions yielded a product B, the structure of the product। अच्छा, ये तो बड़ा यार, ऐसे सवाल तो आपको चुटकियों में बनने चाहिए। एनिलीन में Na2 with HCl दे दिया है, तो बेटा सबसे पहले, अच्छा वैसे जनरली आपको ना टेम्परेचर नहीं बताता ना बेटा, तो हम लोग रूम टेम्परेचर मानते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में ना आप लोग ध्यान रखना कि एनिलीन दिया है, एरोमेटिक अमाइन दिया है, तो एरोमेटिक अमाइन में अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप थोड़ा सा अपना विवेक, अपना जो समझ है, कॉमन सेंस है, वो यूज करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या मानना चाहिए, कोल्ड कंडीशन, क्योंकि कोल्ड कंडीशन मानेंगे तभी तो एनिलीन जो कन्वर्ट होगा वो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। और जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में जब कन्वर्ट हो जाएगा ना बेटा, तभी तो ये आगे रिएक्ट करेगा फर्दर। लेकिन क्योंकि अगर मैंने इसको रूम टेम्परेचर मान लिया, तो रूम टेम्परेचर पे तो एनिलीन क्या बनाता है, फिनॉल, आपको याद होगा, और फिनॉल फिर फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आपको ऐसे कॉमन सेंस यूज करके आपको आगे बढ़ना है। तो एनिलीन जो है यहाँ पे डाइएजोटाइजेशन करेगा बेटा Na2 विद HCl के साथ, तो बनाएगा क्या, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पर CuCN है, ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, ये है सैंड-मेयर्स रिएक्शन, CuCN के साथ में HCl भी होता है, ठीक है, हालांकि उसको मेंशन नहीं कर रखा है। CN- न्यूक्लियोफाइल मिलेगा जो यहाँ पे NSR करेगा बेटा, और यहाँ पे N2+ को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे B जो बन जाएगा वो हो जाएगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो ये जो CN- है, ये जो CN- है बेटा, वो क्या करेगा, इसमें अटैक करके N2 को बाहर निकाल देगा। वैसे भी ये तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल था, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं N2+ तुरंत N2 के फॉर्म में निकल जाता है, क्योंकि N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, स्टेबल कंपाउंड है, बन जाता है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब इस बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये बेंजीन बन गया आपका कार्बोनाइट्राइल, ये C∼N। जब इसमें हम लोग रिडक्शन कराते हैं H2 विथ निकल, तो बेटा आप रिडक्शन जानते हैं, चाहे LiLH4 लें या H2 विथ निकल लें, ये दो पाई बॉन्ड क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और 4 हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करता है, 2H इधर लगाते हैं, 2H इधर लगाते हैं, मतलब फाइनली बन जाता है ये प्राइमरी अमाइन, बेंजाइल अमाइन बोलेंगे इसको, CH2NH2, ये बन गया बेंजाइल अमाइन। और इसी बेंजाइल अमाइन का अगेन हम लोग HNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, Na विथ HCl या HNO2, एक ही बात हो गई। तो जब हम लोग HNO2 के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना, तो हम जब रिएक्ट कराते हैं तो ये जो देता है बेटा, ये जो देता है, ये देता है फाइनली एल्कोहल, मतलब ये NH2 निकलता है और OH आता है। यहां पर भी डाइएजोनियम सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होता है, तुरंत वाटर अटैक करता है और मतलब N2+ को रिप्लेस कर देता है किससे, OH से, तो फाइनली बनता है बेंजाइल अल्कोहल। तो ये आपको याद होगा, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको जैसे एलिफेटिक अमाइन आपको दिया हो, RNH2 दिया हो और HNO2 दिया हो, आप ट्रिकी इसको करें क्या, सीधा NH2 हटा दें, हटता ऐसे नहीं है पर आप सीधा हटा दें और OH जोड़ दें, मतलब जब ये हटाएंगे तो बनेगा कार्बोकेटायन और इंटरमीडिएट बनता है इसमें कार्बोकेटायन। प्लीज ध्यान रखेंगे, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, और जब बनेगा कार्बोकेटायन तब होगा उसका रीअरेंजमेंट, और आफ्टर रीअरेंजमेंट वाटर अटैक करता है और फाइनली बन जाता है अल्कोहल ROH। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या NH2 हटाओ, OH चिपका दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C6H5CH2OH, ऑप्शन डी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MAA2X2 N+ is known to be ऑप्टिकली एक्टिव। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकली एक्टिव का, मतलब ये जो है ना, ये जो है ये M हो गया,
और ये, ठीक है ना, ये बेटा अगर ये हो गया आपका स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, और अगर मैंने x ऊपर ले लिया और x नीचे ले लिया तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसका ट्रांसफॉर्म जो है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या बोला, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये क्या है, सिस फॉर्म है। पहली बता रहा हूं इसका स्ट्रक्चर। तो ये सिस फॉर्म इसका क्या बन जाएगा बेटा, तो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा काम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा ना करके इसको सिस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। तो सिस फॉर्म में ये हो जाएगा ए ए और ये एक्स एक्स, ये सिस फॉर्म है। चलिए, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, मुझे बताएंगे। इट हैज एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, सही बात है, ठीक है। इट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, नहीं गलत बात है। इट इज अ ट्रांस कॉम्प्लेक्स, नहीं, ट्रांस कॉम्प्लेक्स अगर होता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता, लेकिन ये तो है क्या, एक्टिव, तो ये भी गलत बात है। नन ऑफ दिस, ये तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, द आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर इज, बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें Cl2O, तो बेटा क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा आप ना यार कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन से। इसमें Cl2 है, इसमें भी Cl2, लगभग बराबर हो गया, मोटा मोटा बराबर हो गया। फिर इसमें ऑक्सीजन है, इसमें आयोडीन है, तो यार आयोडीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा होंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। तो ऐसे सबको ऐड कर करके समय आपको खराब नहीं करना, आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो, मतलब ए आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। इधर मैं आ जाता हूं, देखो इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें एक ही क्लोरीन है भाई, फिर इसमें 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इस मतलब इसका एक क्लोरीन इसके क्लोरीन को बैलेंस कर सकता है। इसमें एक Cl माइनस है और एक I है, वो O2 के साथ कैसे बैलेंस होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे होगा, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं होगा। ये है IF2 प्लस और ये I3, देखो एक आयोडीन इसके एक आयोडीन को बैलेंस कर सकता है, पर इसके 2 क्लोरीन इसके 2 आयोडीन को कैसे बैलेंस करेंगे, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। मतलब आप कॉमन सेंस लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहां पर अगर देखूं एक क्लोरीन है, बैलेंस हो गया। यहाँ पर O2 माइनस है और यहाँ पे F2 प्लस है, तो O2 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, O2 मतलब 16 और एक 17, और यहाँ पर F2 मतलब 9 दूनी 18 और एक इलेक्ट्रॉन अगेन 17, यार ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आपको इसी तरीके से फास्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको भी सॉल्व कर सकते हो, या इस तरीके से आप ध्यान रखकर क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। फास्ट आंसर को आंसर लाना होगा। Which gas is liberated when Al4C3 is hydrolyzed? बेटा ये क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है एनसीईआरटी का। Al4C3 है कार्बाइड एल्यूमिनियम का, तो जब हम इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि मेटल का चार्ज देखकर आप कार्बन पे चार्ज लगाओ। तो एल्यूमिनियम का शो करता है +3, तो +3 शो करता है, तो कितने एल्यूमिनियम है 4, तो क्या शो कर लेगा बेटा +12 हो जाएगा, 4 3 12, तो ओवरऑल 4 एल्यूमिनियम +12 शो कर रहा है। तो जो अगर ये +12 शो कर रहा है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -12, C3 -12। तो मैंने बताया था कि वाटर जो आपको देगा H+ और OH-, तो कार्बन पे जितना माइनस चार्ज आएगा उसको उतना ही H+ दे देना, मतलब फाइनली आपको मिल जाएगा C3 पे 12 H12। अब ये तो कोई कंपाउंड होता नहीं है, C3H12 आपने क्या पढ़ रखा है, नहीं, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है ना बेटा। तो ये जो है ये हो जाएगा CH4, मतलब यहां से क्या निकलता है, मीथेन। तो जब हम लोग Al4C3 मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो जब हम लोग मीथेन Al4C3 को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमको मिलेगा मीथेन गैस। द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप COOH इज रिप्रेजेंट इन, अच्छा किसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है ये बोल रहा है, पिक्रिक एसिड में है क्या, यार ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। पिक्रिक एसिड एकमात्र नहीं, पिक्रिक एसिड आप ध्यान रखना, ये एक ऐसा एसिड है जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है, ठीक है ना, इसमें नहीं होता। अब ये बोला कि किसमें प्रेजेंट है, तो अगेन 4 ऑप्शन में से मुझे एक देखना है, तो मुझे एस्कॉर्बिक और बारबिटूरिक एसिड के बारे में सपोज मुझे नहीं पता है, पर मुझे एस्प्रिन के बारे में तो पता है यार। एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन जो होता है इसका IUPAC नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, COOH, और ये OCOCH3 होता है, ये ध्यान रखना, बार बार हम कर रखे हैं, इसमें COOH प्रेजेंट है, आप सीधा बोलोगे एस्प्रिन। इसका IUPAC नेम क्या है एस्प्रिन का, तो ये 1 ये 2, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, इथेनॉइल ऑक्सी, कैटरेसेट 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या कॉमन नेम अपन क्या बोलेंगे, 2 एसिटाइल ऑक्सी
बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं सैलिसिलिक एसिड के फॉर्म में अगर बोलूं बेटा, यहाँ पे जब H लगाते हैं तो सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, तो H हटा के हमने जोड़ा है एसिटाइल, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 2-एसिटाइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को आप बेंजोइक एसिड भी बोलकर आप कर सकते हो, या 2-इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्पिरिन का नाम है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू गिवन नाइट्रोजन। बेटा आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा अमाइन, देखो RN, इसका आप लोग मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ रखा है तभी तो आप ध्यान रख पाओगे यार। इस नाइट्रोजन में कम से कम एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तभी ये जो है ना बेटा HNO2 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा आगे फर्दर। तो सुनो, तो यहां पर अगर हम लोग देखें, और हालांकि जो डाई एजोटाइजेशन जो बनाएगा ना उसके लिए तो 2-2 H चाहिए, पर रिएक्शन के लिए कम से कम एक H का होना जरूरी है, ठीक है। तो सुनो, तो बेटा प्राइमरी अमाइन में भी H होता है और सेकेंडरी अमाइन में भी क्या होगा, H होगा। टर्सरी में जो होता है वो H नहीं होता, तो इसलिए टर्सरी अमाइन रिएक्शन करता ही नहीं करता। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं बेटा, ये प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, और ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये है टर्सरी। तो D जो है बेटा ये रिएक्ट नहीं करेगा। सेकेंडरी रिएक्ट तो करेगा पर लास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, अल्कोहल में या डाइसोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं होता, पर वो रिएक्शन स्टार्ट जरूर कर देता है, टर्सरी तो करता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या है, डी। अगला है, लैक्टोज इज मेड ऑफ। बेटा यार सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों डाइसैकराइड्स के, तो एकदम दिमाग में रखना किससे सुक्रोज किससे बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज है, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज है, अल्फा बीटा, ठीक है। और माल्टोज किससे बनता है, माल्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, मतलब अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। और लैक्टोज किससे बनता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से, जिसमें बीटा गैलेक्टोज होगा और बीटा ग्लूकोज होगा। तो ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलता है, कहां पे है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, और ये दोनों ही क्या होते हैं, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। चलिए, विच वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है ना, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, बेटा NH3 में। अच्छा, जब भी ऐसा बोले आप हमेशा सेंट्रल एटम को आपको देखना होता है, तो डेफिशिएंट बोला है ना, डेफिशिएंट। NH3 यार ये तो सफिशिएंट है, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और 3 H है, तो क्या 2 हो गया, 2 4 2 6 और 2 8। ICL में अगर मैं बात करूं बेटा, इलेक्ट्रॉन रीच हो जाए, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगेन हाँ रीच हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 1 7, नहीं इलेक्ट्रॉन रीच नहीं, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है ये, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 और ये 2 8 ICL है ना ये, ठीक है ना। तो अगेन इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। PCl3 की अगर मैं बात करूं, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, अगेन 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। BCl3 में अगर बोलो बेटा, तो बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 2 2 4 2 6, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, BCl3। द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज इज, बेटा आप इसको ट्रिकी अगर करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर जब भी पूछ रहा है ना, आप ट्रिकी कर लो। मैं बार बार आपको बताता हूं, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। 14 इलेक्ट्रॉन्स से कम करो या एक एक करके ज्यादा बढ़ाओ, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम करना है। तो अभी आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, O2 प्लस O2 प्लस और O2 माइनस दिया हुआ है। तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल को 14। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा, O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाएगा 3। 14 इलेक्ट्रॉन का 3 होता है। O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन मतलब 2.5 और है ना, और O2 माइनस में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 और 1 17। मैं सही जा रहा हूं, यस। 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना, 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 हो जाएगा और 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1.5। तो चलिए क्लियर समझ में आ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद फिर क्या बेटा, O2 प्लस का सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद फिर O2 प्लस का है, और सबसे कम किसका, O2 माइनस का है 1.5, इसका है 1.5, इसका है 2.5 और इसका है 3, लाइक ऐसा, ठीक है। In which one of the following species the central atom has the type of hybridization which is not same as that present in the other 3? Yes, मतलब इसमें कौन डिफरेंट हाइब्रिडेशन रखता है। चलिए बेटा, SF4 में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा,
एक लोन पेयर है और 4 फ्लोरीन है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक लोन 4 एक 5, 5 मतलब क्या sp3d, sp3d, ये इसका हाइब्रिडेशन हो गया sf4 का। I3 माइनस का अगर हम लोग देखें, I माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है किसको, I2 को, ये ऐसा। तो बेटा अभी देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7, इसने तो पार्टिसिपेट कर ही लिया है। अब I माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, तो 2 सिग्मा हो गए, एक सिग्मा इधर, एक 2 सिग्मा, और कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो 3 और 2 5, 5 मतलब अगेन sp3d। जितना अपन काउंट करेंगे उतने ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और उसके हिसाब से अपन क्या निकालेंगे, हाइब्रिडेशन। समझ में आ रहा है क्या? इसको और फास्ट भी कर सकते हो आप लोग, ट्रिकी जैसे, और I में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन और ले लो, और 2 आयोडीन और चिपकाना क्योंकि I3 है, 1 आयोडीन 2 आयोडीन, आप ऐसे ले लो। तो अब आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, तो 3 2 5, 5 मतलब sp3d। पर ऐसा करना आप जो है मतलब शेप या फिर हाइब्रिडेशन तो निकाल सकते हो, पर इसमें कौन कौन से टाइप के बॉन्ड है उसमें फिर दिक्कत आती है, तो आप लोग कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छा है, फास्ट भी हो जाता है वो भी। तो sp3d हो गया। PCl5 बेटा वैसे ही पता है, फास्फोरस के बाद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 क्लोरीन हो गया, sp3d। तो ये तीनों तो सिमिलर दिख ही रहा है मुझे। SbCl5 2 माइनस, ये क्या है, तो देखो SbCl5 2 माइनस है, Sb वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5, 1 2 3 4 5। Sb जो है नाइट्रोजन फैमिली का ही तो है, नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, लाइक वैसा। तो 5 और 2 इलेक्ट्रॉन और ले लो, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन और लीजिए, 2 माइनस है। क्लोरीन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 मतलब sp3d2, और sp3d2 मतलब यही डिफरेंट है, ऑप्शन जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर। In a set of reactions, ethyl benzene yielded a product D. Yes. अब देखो बेटा, देखो ऐसा है कि ये दिया हुआ इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं KMnO4 विद KOH के साथ, ठीक है क्या, KMnO4 विद KOH मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज करके इसको कन्वर्ट करेगा बेंजोइक एसिड में। आपको याद होगा एक भी बेंजाइलिक अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक भी बेंजाइलिक अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करके पूरा जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में, मतलब बी जो है वो हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये बना लो आप सबसे पहले क्या, बेंजोइक एसिड, ये COOH और ये हो जाएगा बेंजीन। फिर इसमें Br2 के साथ में FeCl3 है, मतलब हेलोजिनेशन होगा, तो Br2 के साथ FeCl3, बेटा FeCl3 क्या है, लुईस एसिड। ये क्या करेगा बेटा, ये जो है यहां से Br- निकाल लेगा और छोड़ देगा Br+ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये Br+ अटैक कहां पे करेगा, तो इसके मेटा पोजीशन पे, क्योंकि COOH-M लगाकर ये ऑर्थो और पैरा पे क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो Br+ तो किस पे अटैक करेगा, मेटा पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मतलब C जो है वो है आपका मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये अब इसमें दिया हुआ C2H5OH के साथ में FeCl3, बेटा ये देखो C2H5OH एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अब ये क्या करेगा, ये बेंजोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, इसमें ब्रोमीन है, ये हो जाएगा CH3CH2OH के साथ में FeCl3 है, तो ये पूरा जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा। बेटा ब्रोमीन निकल पाएगा क्या, नहीं, ये तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ड्यू टू रेजोनेंस ये तो सन से निकलेगा नहीं, तो ये अटैक NSR जो शो करेगा, ठीक है ना, वो कहां पे शो करेगा, ये पूरा इस कार्बन अटैक करेगा और OH निकालेगा, और बाद में H+ फिर से निकल जाएगा। मतलब आपको ट्रिकी अगर मैं कर रहा हूं तो ट्रिकी में आपको क्या करना होता है, इसको ब्रेक डाउन करना होता है, इसमें C2H5O- में ये हो जाएगा O- और H+, और इसको ब्रेक डाउन कर देना है पूरा, यहां से ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, तो यहां पर फाइनली ये बन जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O, और इसमें जोड़ दो OCH2CH3, OCH2CH3, और मेटा में क्या है, ब्रोमीन है, जो बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, H और OH, मतलब वाटर निकल गया, तो ये है ईस्टर, तो मेटा ब्रोमो ईस्टर है, तो कहाँ है ईस्टर, तो ईस्टर तो दिख रहा है मेटा ब्रोमो, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी
मतलब किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। और दूसरा साइज, साइज भी अगर ज्यादा होता है तो अगेन न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। लेकिन पीरियड में अगर आप देखें, सेम पीरियड के अगर ऑप्शन हो तो आप देखें क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। चलिए तो मुझे बताएंगे यार ये कार्बन पे माइनस है, ये F, ये O और ये N, तो किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। CH3 माइनस, देन NH2 माइनस, देन OH माइनस, देन F माइनस। तो देखो नेगेटिव इधर से इधर जा रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ते जा रही है। तो स्टेबिलिटी अगर बढ़ते जा रही है तो मतलब वो उसको होल्ड करके रखेगा, नेगेटिव आसानी से उसको अटैक करने नहीं देगा। यहाँ पे आप ऐसा भी स्टेबिलिटी ऑफ A9 को देख लो, तो स्टेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा, इधर स्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है तो रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है? कम। तो ये सबसे कम स्टेबल है, तो जब सबसे कम स्टेबल मतलब ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, आप ये बोल सकते हो। तो यही फास्ट अटैक करेगा किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो CH3 माइनस की। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इन मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इन लेस स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इन लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव। CH3 माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगला सवाल है एसेशन रीजन का, NiCN4 2 माइनस इज डायामैग्नेटिक। बेटा हमने पहले देख रखा है कि NiCN4 में Ni जो होता है 2+ में है और इसका होता है 3D8 कॉन्फ़िगरेशन, और क्योंकि यहाँ पे साइनाइड स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 है तो बेटा 5 और 6 7 8 हो गए 3D8। अब साइनाइड लाइगेंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, पेयरिंग कराएगा, तो जैसे ये पेयरिंग कराएगा, जैसे ही ये पेयरिंग कराएगा सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पेयर, और पेयर हो जाएंगे मतलब ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। यस और नो, ये हो जाएगा आपका डाया। तो एसेशन तो सही है। फिर क्या बोल रहे हैं? CH माइनस इज वीक फील्ड लाइगेंड। अरे भैया स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड, तभी तो ये क्या हो गया? पेयरिंग हुआ है। तो यहां पे ये रीजन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, मतलब एसेशन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। अगला है एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म ईस्ट। सही बात है यार, एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH जो है वो अगर एल्कोहल से रिएक्ट करेगा HOR इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम है। यस और नो, तो यहां से क्या निकल जाता है? वाटर H और OH निकल जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा? ईस्टर CH3C डबल बॉन्ड OR, ये R, ये जो ये OR का जो O है ना वो किससे मिलता है? अल्कोहल से मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बात एसेशन सही है। रीजन क्या बोल रहा है? H2SO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन। बेटा यहाँ पे क्या ये H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो कर रहा है कि नहीं? ये तो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या कर रहा है? इस लिविंग ग्रुप को निकलने में मदद कर रहा है, इनिशिएट, ठीक है ना। बेटा ये लोन पर H+ को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट करके H2O+ बनाता है। H2O+ मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और निकलने में ये हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बल्कि वो लिविंग ग्रुप को निकलने में हेल्प कर रहा है, मतलब ये रीजन क्या है? गलत है। तो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अगला है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है बेटा क्लोरीन की ज्यादा होती है। हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ते जा रही है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होनी चाहिए। यस और नो, मतलब डिक्रीज होना चाहिए। सबसे ज्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से भी क्या होती है? कम। तो बात सही है, क्योंकि साइज छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन फिल करता है तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो क्लोरीन से कम एनर्जी रिलीज करने की वजह से Eg उसकी कम है। एसेशन सही है। रीजन क्या है? द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन। बेटा अभी भी बोल रहा हूं, क्या रीजन क्या था? फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा तो आसानी से एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। एक्सेप्ट तो होगा, तो एक्सेप्ट होगा तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी उतनी ना करके थोड़ी कम करेगा। तो किससे कम करेगा? क्लोरीन से। तो ये रीजन था। हाइड्रोजन एनर्जी कहीं से कोई भी रीजन नहीं बनता। अगेन एसेशन इज ट्रू, रीजन इज क्या? आई एम सॉरी रीजन का स्टेटमेंट तो सही है ना, रीजन का स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट सही है मतलब ऑप्शन क्या बेटा? बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमने पहले तो सही कर रखा था ना। इस रिएक्शन में H2SO4 वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये,
इस रिएक्शन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इन द रिएक्शन बोल रहा है, ठीक है ना। और पहले देख लेते हैं, ये तो बेटा वैसे ही फॉल्स ही है कहानी। और पहले देख लेते हैं, नहीं इसमें नहीं है। चलिए, बेंजील्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। बेंजील्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेंजील्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जो भी अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन कंपाउंड होते हैं वही क्या शो करते हैं? एल्डोल। तो बात तो सही है कि ये नहीं करता। रीजन क्या बोल रहा है? एल्डोल कंडेंसेशन रिक्वायर्स एन अल्फा हाइड्रोजन विच इज एब्सेंट इन बेंजील्डिहाइड। यार एकदम सही बात है कि, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अगला, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एल्डिहाइड। यार कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है एल्डिहाइड से, बात तो सही है। कीटोन जो है इसमें, क्योंकि जो है ना कीटोन ये R तो, और ये है एल्डिहाइड, तो आपको याद है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो अपन कैसे देखते हैं रिएक्टिविटी? एक तो क्या कि कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, C डबल बॉन्ड O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को देखकर ही न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी या क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल उतना ही क्या करेगा? फास्ट अटैक करेगा, ठीक है ना। तो एक तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से देखते हैं कि इसे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कब ज्यादा होगी? जब यहाँ पे -I ग्रुप लग जाए, -I ग्रुप, तो -I लगेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल फास्ट क्या करेगा? अटैक करेगा। अगर गलती से +I लग जाएंगे तो चार्ज कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा। तो एक ये फैक्टर था। और दूसरा था क्राउडिंग। अगर इस कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा है तो अगेन अटैक करने में क्या आएगी? दिक्कत। तो नो डाउट यहाँ पे दोनों साइड से +I लगने की वजह से चार्ज कम हो रहा है, ऊपर से क्राउडिंग है, तो कीटोन की रिएक्टिविटी क्या है? कम है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। मतलब ये असर्शन सही है, स्टेटमेंट सही है। रीजन अगर देखें, कीटोन्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप दैट रिड्यूस द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। यार वही तो हम बात कर रहे हैं कि ये +I लगाकर चार्ज को क्या कर देगा? कम कर देगा। मतलब यहां से भी +I दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब चार्ज क्या बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा? कम, रिड्यूस हो जाएगा। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। फ्रक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। बेटा डाइसैकेराइड्स है कि मोनोसैकेराइड्स है? मोनोसैकेराइड्स है यार, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड्स है। मतलब असर्शन ही क्या हो गया? गलत स्टेटमेंट। फ्रक्टोज कैन फॉर्म अ 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स कीटोन फंक्शनल ग्रुप। यार एकदम बात सही है, ठीक है ना। यहां पर ये क्या होता है? CH2OH C डबल बॉन्ड O, CHOH CHOH CH 3 4 5 CHOH और CH2OH। बेटा मैंने अभी इसका कोई फॉर्म मैंने नहीं बनाया है, सीधा हमने OH लिख दिया है। तो आपको पता है सबसे फार्देस्ट करल कार्बन पे प्रेजेंट जो OH होता है वही अटैक करता है। जब ये अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा इससे। तो अगर मेंबर हम लोग गिने, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 5 मेंबर का क्या बन रहा है? रिंग बन रहा है। सही बोल रहा है, 5 मेंबर रिंग बनेंगे, ठीक है ना, ड्यू टू इट्स कीटोन फंक्शनल ग्रुप। 6 मेंबर का नहीं बनता, 5 मेंबर का बनता है। तो यहाँ पर रीजन का जो स्टेटमेंट है वह सही है, मतलब असर्शन फॉल्स, रीजन 2, मतलब ऑप्शन डी। अगला है बेरिलियम रिजेंबल्स मच विथ। तो बेटा बेरिलियम किसके साथ, किसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम के साथ मैच करती है? तो आपको पता है कौन सा? डायगोनल रिलेशनशिप। तो एल्यूमिनियम के साथ करता है, सही बात है। नेक्स्ट, ये क्या है? बेटा ये है आपका एस्प्रिन। और एस्प्रिन क्या है? ये या तो एंटीपायरेटिक है या एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक, ठीक है ना। द कंपाउंड हैविंग लॉन्गेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज। तो बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तब होगा जब वो प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें तो ये क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रेजोनेंस शो कर रहा है। इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रेजोनेंस हो रहा है। इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। इसमें कहीं पे कोई रेजोनेंस नहीं है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इसमें होगा, बी में। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट मेटल। बेटा मोस्ट अबंडेंट मेटल जो होता है अर्थ क्रस्ट में जो मिलता है वो होता है एल्यूमिनियम। प्लीज ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है वो होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। LiAlH4 कन्वर्ट्स एसिडिक एसिड इनटू। बेटा LiAlH4 जो होता है वो एसिडिक एसिड, ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O
H, इसमें अगर मैंने LiAlH4 दे दिया विथ H+, तो इसको रिड्यूस कैसे करेगा? यहाँ ये पूरा बॉन्ड पहले एक H इधर एक H इधर, तो पहले बन जाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जैसे ये एल्डिहाइड बन गया बेटा, तो अगेन ये R मैंने लिख दिया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर इसको फर्दर रिड्यूस करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक H ऊपर एक H नीचे, मतलब ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड रुकेगा नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करेगा किसमें? ये रिड्यूस कर देगा किसमें? अल्कोहल में। मतलब ये बनाएगा, R क्या था? मिथाइल था, तो ये मिथाइल अगर हो गया तो ये हो गया इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी। बेटा आप लोगों को मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ फिर से, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये किसी भी एसिड डेरिवेटिव को, चाहे जैसे OH की जगह OR आ जाए, इसको वो अल्कोहल में ही कन्वर्ट करेगा। सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ एक को छोड़कर अमाइड, अगर यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव में अगर अमाइड आ जाए ना, ये आ जाए अमाइड, तो ये अमाइड जब रिडक्शन करता है ना, तो इसको आप ट्रिकी ध्यान में रख लेना, एमाइड को भी अल्कोहल बनाना चाहिए था पर ये बनाता है अमाइन, तब आप इसको अमाइड का अगर रिडक्शन करा दे LiLH4 से, आप C डबल बॉन्ड O ब्रेक करना, 2H ऊपर लगाना, 2H नीचे लगाना, तब ये प्राइमरी अमाइन बनता है। प्लीज ध्यान रखना, अमाइड जो है, अमाइड को LiLH4 प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करता है, बाकी सारे एसिड डेरिवेटिव्स को, जिसमें चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे एसिड हैलाइड हो, चाहे वो एनहाइड्राइड हो, उन सबको वो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चलिए अगला ये लास्ट सवाल था। थैंक यू सो मच।